अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 23 मार्च 2021 और आप सब लोगों को पहले तो मेरी तरफ से पाकिस्तान डे जो है वो मुबारक हो, योम पाकिस्तान मुबारक हो। आज की जो वीडियो इसका आगाज़ करते हैं हम दो अच्छी खबरों से। उनमें से सबसे पहली तो खबर ये आई है कि जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं, जब उनको वैक्सीन लगी है और उसके बाद उनके घर हुई है बच्चे की पैदाइश, इनफैक्ट बेबी गर्ल पैदा हुई है, तो ना सिर्फ ये कि माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ थी बल्कि वो जो बेबी गर्ल है उसके अंदर भी एंटीबॉडीज़ थी। और वो पहली बच्ची बन गई है कि जो एक ऐसी खातून के घर पैदा हुई जो हामला थी, जिसको वैक्सीन लगी और वैक्सीन ने ना सिर्फ माँ के अंदर एंटीबॉडीज़ बनाई हैं बल्कि बच्चे के अंदर भी एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। ये बड़ी खुशाइंद बात है क्योंकि इससे पहले हमें ये तो अंदाज़ा हो चुका था कि वो तमाम ख़वातीन जिनको जो बीमार होती हैं कोविड की वजह से, तो उनकी जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती हैं और बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ मुंतकिल होती हैं, वो डिटेक्ट होती हैं, उनको लेबॉर्ट्री में जांचा जाता है। और ये भी देखा गया था कि जितना ज़्यादा किसी को बीमारी सख्त होती है, किसी प्रेग्नेंट मदर को, उतनी ज़्यादा उसमें एंटीबॉडीज़ बनती हैं और उतनी ही ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बच्चे में मुंतकिल होती हैं। लेकिन साथ ही हमें एक वर्ड ऑफ कॉशन, एक एहतियात का जो जुमला है वो भी याद रखना चाहिए कि वो तमाम हामला ख़वातीन जिनको खुदा ना खास्ता अगर कोविड हो जाए तो कोविड की वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन आने का ज़्यादा डर होता है, तो ये चीज़ हमने नहीं भूलनी। और ये खुशाइन बात इस तरह भी है कि आने वाले दिनों में फिर जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनको वैक्सीनेशन का अमल करने में आसानी होगी क्योंकि ट्रायल का हिस्सा वो नहीं रही थी। और जो एक और चीज़ देखी गई है कि बहुत सारे ऐसी ख़वातीन जिनको प्रेगनेंसी नहीं थी, जब उनको वैक्सीन लगी हैं लेकिन बाद में उनको प्रेगनेंसी हुई है तो उनके अंदर एज सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। और वो ख़वातीन जिन्होंने प्रेग्नेंट होने के बावजूद एज अ हेल्थ वर्कर वैक्सीन लगवाई और उनके अंदर किसी किस्म की जब डिलीवरी के दौरान कोई कैसी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई, कोई वक्त से पहले पैदाइश नहीं हुई, यानी वैक्सीन की वजह से प्रॉब्लम नहीं हुए, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर का डायरेक्टली ताल्लुक है पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है तो उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट आई है कि अब वो एक अपनी फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं कि जहां पे चाइना की जो वैक्सीन है कैनसाइनो, जो पाकिस्तान में 25 मार्च से आ जाएगी, जिसकी कम से कम 10,000 डोजेज, फिर अगले महीने से 1 लाख डोजेज और उसके बाद 2 लाख डोजेज एक प्राइवेट कंपनी लेके आ रही है। लेकिन साथ ही हुकूमत के इस इदारे NIH जो पाकिस्तान है उसने अनाउंसमेंट की है कि वो एक फैसिलिटी को डेवलप कर रहे हैं जहां पे इस वैक्सीन की तैयारी भी की जाएगी। इसको जो वायल्स हैं उनके अंदर फिल किया जाएगा। उसके होंगे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को दो फायदे कि पहले तो जो कैनसाइनो है इसकी जो प्राइस मुकर्रर हुई है वो है 4,225 रुपये, लेकिन जब इसकी फिलिंग होगी पाकिस्तान में ही तो इसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, यानी 3,000 पे आ जाएगी एक सिंगल इंजेक्शन। और आप दोस्तों को मालूम है कि ये जो कैनसाइनो की वैक्सीन है एक सिंगल शॉट वैक्सीन है, तो ये हमें बहुत ज़्यादा एक फ़ायदा हो जाएगा कि 3,000 रुपए की जब एक सिंगल शॉट मिलेगी, जिसके ट्रायल भी 17,900 लोगों पे, पाकिस्तानियों पे हुए हैं और जिसकी एफिकेसी और सेफ्टी पाकिस्तानियों में बहुत हद तक अब मुस्तनिद है, उसका पता चल चुका है। तो उस वैक्सीन का 3,000 की डोज में लोगों को मिल जाना बहुत अच्छी बात है। ना सिर्फ ये कि वो लोग जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खुद को लगवाएंगे, बल्कि मुझे यकीन है जिस हद तक मेरा पब्लिक डीलिंग में पाकिस्तानियों से ताल्लुक है कि ये इतनी ज़्यादा चैरिटी वाली कौम है कि ये बहुत सारे लोगों को, उन लोगों को जो गरीब हैं, उन लोगों को जो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे 3,000 की भी कीमत, तो उनके लिए वो फीस भी लीला लोगों के लिए ये अरेंज करेंगे और यही होगा, ये आप देखते रहिएगा। तो दोस्तों ये दो अच्छी खबरें थी। अगर इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में जो आज की बड़ी खबर जिसके साथ लोग उठे हैं सुबह वो ये था कि पाकिस्तान के कुछ शहर जहां पे जो पॉजिटिविटी की रेशो है, जो मुस्बत केसेस की रेशो है हर 100 में से वो 8 से ज़ायद है, तो वहां पे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ज़्यादा कर दी गई हैं। अगर मैं मिसाल दूं कुछ शहरों की तो इनमें शामिल है इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, हैदराबाद, सवात, मुजफ्फराबाद और पेशावर। क्योंकि यहाँ पे जो इन्फेक्टिविटी की रेशो है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं लाहौर की, तो लाहौर में हर 100 में से जो 14 पीपल हैं यानी 14 लोग हैं तो वो मुस्बत आ रहे हैं। तो हुकूमत ने इस चीज़ को जांचते हुए, क्योंकि अगर इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉजिटिव होंगे तो इनमें से कुछ परसेंटेज वो होगी कि जिनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, और अगर वो ज़्यादा तादाद में लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हो सकता है खुदा न खास्ता उसके ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाए कि वो पहले की तरह, एक साल पहले जैसे अचानक ही बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बैठने के करीब पहुंच गया था, तो ऐसा ना हो। क्योंकि इस वक्त भी पाकिस्तान में जो एक्टिव केसेस की तादाद है वो कम से कम 33,000 ऐसे लोग हैं जो कि एक्टिव केसेस हैं
जो इससे पहले तकरीबन 10,000 पे चले गए थे। तो ये कुछ अपडेट्स हैं, लेकिन आज इसमें खैर की खबर ज़्यादा है। अब मैं साथ कोशिश करता हूं कि कुछ दोस्तों के सवालात शामिल करूं जो कोविड से मुतल्लिक हैं, और आप लोगों से फिर मैं दरख्वास्त भी यही करूंगा कि प्लीज़ आप लोगों ने क्वेश्चन ज़रूर पूछने। तो चलें कुछ सवालों की तरफ चलते हैं। आज का जो पहला सवाल है वो है रिज़को ऑफिशियल की तरफ से। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक वीडियो पे कमेंट किया है जिसमें वो वीडियो थी मरहलों के ऊपर, फेजेस के ऊपर, कि किस फेज में क्या इलाज होता है। उन्होंने ये कहा है कि डॉक्टर साहब ग्रेट वीडियो, पहले तो उनका शुक्रिया अप्रिशिएट करने के लिए। आई हैव बीन टू फेज 2। उनका ये कहना है कि वो फेज 2 में थे, और दोस्तों मैंने बताया था कि फेज 2 के वो मरीज होते हैं कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाती है और जो हॉस्पिटल में जाते हैं। और फेज 3 क्या था, जिनकी हालत बहुत ख़राब हो, जो वेंटिलेटर पे हो, या जिनके जो लंग्स हैं उन पे बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेट बने हो। लेकिन ये फेज 2 में थे, इसका मतलब है इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत थी और इनको निमोनिया के पैचेस स्टार्ट हो चुके थे। तो इन्होंने कहा कि आई हैव बीन टू फेज 2। तो उनको मिला है डेक्सामेथासोन, प्लस उनको था सेफ्ट्राइक्सोन जो कि एंटीबायोटिक्स होते हैं, प्लस उनको रिवेरोक्साबिन जो खून पतला करने वाली दवाई है, ये 15 मिलीग्राम की है। और आफ्टर 5 डेज फॉलो अप विद ओरल एंटीबायोटिक्स फॉर फर्दर 5 डेज, यानी मजीद 5 दिन के लिए इनको जो एंटीबायोटिक्स है उनकी जो ओरल टैबलेट्स होती हैं वो दी गई, और साथ इनको दी गई यानी कि जो खून पतला करने वाली दवाई होती है डिस्प्रिन जिसको हम कहते हैं, 1 महीने के लिए। अब आगे उन्होंने पूछा है कि शुड आई टेक जो डिस्प्रिन है 75 रेगुलर और स्किप दैट मेडिसिन एज वेल, स्टिल फीलिंग वीक, व्हेन आई विल बी रिकवर्ड। एक तो उनका ये कहना है कि अभी उनको कमजोरी है, और दूसरा वो ये पूछ रहे हैं कि कब तक वो इस बीमारी से निकल आएंगे। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो अपनी ये पूरी ट्रीटमेंट है ये हम लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि 1 साल हो चुका है इस बीमारी को आए हुए, और हम बहुत ज़्यादा इस वक्त तक इस सूरत हाल में पहुंच चुके हैं कि जब हम इसके इलाज के बारे में काफ़ी चीज़ों को जानते हैं। मिसाल के तौर पे हमें ये पता है कि वो फेज़ के जिसको हम इब्तदाई मरहला कहेंगे, अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो आप घर में ही रिकवर हो सकते हैं। आप घर में ही पैरासीटामोल फीवर के लिए, जिसम में दर्द के लिए ले सकते हैं, पानी पी सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप घर में हैं लेकिन आपको रिस्क फैक्टर हैं कि आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या खुदा ना खास्ता कोई कैंसर की दवाई थी आप खा रहे हैं या आपको मिली है, या कुछ भी ऐसा आपको है कि किसी को ट्रांसप्लांट होता है जो उनको वो दवाइयां मिलती हैं जिनकी वजह से कुव्वत मुदाफ़त कम होती है। तो ऐसे तमाम जो मरीज होते हैं, क्योंकि उनके बारे में शक होता है कि इनकी हालत ख़राब हो सकती है कोविड की वजह से, तो ये अपने डॉक्टर के साथ मशवरा करके या अपने हॉस्पिटल वालों के साथ मशवरा करके ऐसे लोगों को लगती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। ये वो मरहला है कि जिसपे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। लेकिन अगर किसी को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ जाए और उसको ऑक्सीजन की जरूरत हो, तो वहां पे फिर हम उनको डेक्सामेथासोन और रेमडेसिविर जो एंटीवायरल है वो शुरू करवाते हैं। और अगर खुदा ना, और साथ ही ऐसे जो लोग हैं जो हॉस्पिटल में दाखिल हुए, तो जैसे इन दोस्त ने शेयर किया कि इनको खून पतला करने वाली दवाई दी जाती है, लेकिन वो मरीज जिनकी हालत मजीद खराब हो जाए खुदा ना खास्ता ज्यादा, तो फिर उन लोगों को हम डेक्सामेथासोन के साथ शामिल कर देते हैं टोसिलिजुमैब जो कि इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर है। तो जहां तक रिज़को ऑफिशियल के सवाल का ताल्लुक है, एक तो पहले तो उनको मुबारक हो कि अल्लाह ने उनको सेहत दी है, वो बेहतर हो गए और उनको बिल्कुल प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट चला है, क्योंकि उन्होंने अपनी एज और रिस्क फैक्टर नहीं बताए हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं उनको ये कहूंगा कि कोई भी शख्स जो है 1 महीने के अंदर आपके वाली हालत जो सवेर हालत हुई है उसके बाद वो रिकवर कर जाता है। और जो लोग जिनको सवेर हालत हो वो कम से कम 20 दिन के लिए अपने आप को टोटल यानी कि आइसोलेट रखना है, शुरू होने से लेकर अलामात और 20 दिन तक। और इसके अलावा यह है कि जहां तक आपने पूछा है कि एस्प्रिन का 1 महीने के लिए उन्होंने आपको जरूर बताई है, लेकिन उसके बाद आप ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपने एज और रिस्क फैक्टर नहीं बताए, तो फिलहाल तो मैं आपको ये मशवरा दे सकता हूं। लेकिन जो आपको असल मशवरा है, जो आपको मुकम्मल बात है, वो जाहिर है कि वो डॉक्टर और हॉस्पिटल बताएंगे जहां पे आपका इलाज हुआ है। लेकिन आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहें, आप इस चीज़ से निकल आए हैं, और जितना कोई ज़्यादा जिसमें अलामात आती हैं जैसे आप में आई हैं, तो चांसेस यही होते हैं कि उनका इम्यून सिस्टम उतना ही स्ट्रांगली एंटीबॉडीज़ भी बनाएगा। वो आप 1 से 2 महीने के बाद अपनी एंटीबॉडीज ज़रूर चेक करवा लें। डिस्प्रिन की ये जो टैबलेट है आप ऑल्टरनेट डेज पे ले सकते हैं, 1 दिन छोड़ के, और उसके अलावा आप रेस्ट करें, अपनी खुराक का प्रॉपर ख्याल रखें, और 1 महीने के अंदर अंदर आप इस चीज़ से निकल आएंगे। और जब ये आपको इन्फेक्शन हुई है, इसके 3 महीने के बाद आप वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, क्योंकि 3 महीने इसलिए कहा जाता है ताकि आपकी 3 महीने तक तो इम्यूनिटी रहती है। तो ये आपका बहुत अच्छा एक सवाल था, और मैंने कोशिश की है कि मुमकिन हद तक मैं आपको इसका जवाब दूं। अगला जो सवाल है वो साजिदा परवीन साहिबा हैं, उनकी तरफ से। उन्होंने पूछा है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैक्सीनेशन कैसे करवाई जाए
और क्या फ्री है या चार्जेस हैं? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और आजकल के हालात के बारे में है कि हर एक के जहन में यही बात है कि पाकिस्तान में रहते हुए वैक्सीनेशंस कैसे करवानी है। पाकिस्तान में इस वक्त जो वैक्सीनेशंस का प्रोसेस है कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, अब ये फ़र्क ख़त्म हो गया कि आप फ्रंट लाइन है, आप पैरामेडिकल स्टाफ हैं, आप स्टाफ नर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, लेकिन आपने अपने आप को रजिस्टर करवाना है। आप 1166 पे अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर उस पर सेंड करें तो वो आपको रजिस्टर करेंगे। और इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन है कि आप covid.gov.pk/वैक्सीन पे जाएं, अपने आप को अपना इंदराज करवाएं। तो वो एज ए हेल्थ वर्कर तो एक तो ये तरीका है कि वो आपको किसी भी करीब तरीन सेंटर से वैक्सीन लग जाएगी। और अगर आपकी उम्र है 60 साल से ज़ायद तो फिर आप 1166 पे अपना नेशनल आईडी कार्ड नंबर भेज सकते हैं। और इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि एक साइट है nadra.gov.pk, इस पे आप जो है अपना जो ये निम्स की एक साइट है बेसिकली, तो नादरा वालों ने क्रिएट किया और इसमें nadra.nims.gov.pk, तो आप इसके ऊपर भी आप जब अपने पर्टिकुलर्स भेजेंगे, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे, अपना मोबाइल नंबर भेजेंगे, तो वो भी आपको रजिस्टर करते हैं। और 70 साल से जो ज़ायद उम्र के लोग होते हैं उनको तो पिन कोड की भी ज़रूरत नहीं है। दो ये तरीके हैं। इसके अलावा अभी क्योंकि पाकिस्तान में 25 मार्च से जो प्राइवेट कंपनी है वो वैक्सीन जो है वो मंगवा रही है 10,000 डोजेज, अगले महीने 1 लाख और उससे अगले महीने 2 लाख। तो उसके बाद ये जो प्राइवेट कंपनी की जो वैक्सीन होंगी, ये वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट इदारों में रखवाई जाएंगी। और इनकी कीमत अभी जो मुकर्रर की गई है कि जो रशियन वैक्सीन है उसकी 2 डोजेज की कीमत है 8,449, और जो कैनसाइनो जिसका मैंने 25 मार्च से बताया कि वो सिंगल शॉट की वैक्सीन है वो पाकिस्तान में आ रही है, तो अभी इब्तदाई इसकी जो प्राइस होगी वो होगी 4,225। और हुकूमत अब कोशिश करेगी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है वो फिलिंग स्टार्ट करेगा, तो फिर इसकी कीमत जो है वो 3,000 पे आ जाएगी। तो इस वक्त ये हाल है पाकिस्तान में वैक्सीनेशंस का, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो फिर ये जो उम्र की हद है इसको मजीद कम कर दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। जो गवर्नमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही है अपने वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, जिनको हम एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर कहते हैं। लेकिन जो प्राइवेट इदारे मंगवा रहे हैं तो वो जाहिर है वो एक कीमत लेंगे, लेकिन ये मैंने आपको आखिरी हद बता दी है कीमतों की कि इससे ज़्यादा कीमत नहीं ली जाएगी। आज का जो आखिरी सवाल है वो है जीशान सरफराज साहिब की तरफ से और बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। उनका ये पूछना है कि व्हाट आर द प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड मेडिसिन टू प्रोटेक्ट अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द कोरोना वायरस, कि कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन सी अद्वियात हैं और क्या जो हैं वो मेजर्स किए जा सकते हैं। ये सरफराज बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने पूछा है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि आज 1 साल के बाद हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि कोई एक ऐसी दवाई नहीं है जो आपको प्रिवेंट करे, जो आपको कोरोना की इन्फेक्शन से बचाए। मिसालें मैं आपको दे देता हूं, जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में बिल्कुल कंफर्म है कि किसी को ये नहीं लेनी चाहिए कोरोना से बचने के लिए, क्योंकि इसका फ़ायदा तो नहीं है लेकिन इसके नुकसानात लोगों को हो सकते हैं। इसके अलावा जो आइवरमेक्टिन के बारे में बात की जाती थी उसके बारे में अब स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। इस वक्त ये कंफर्म बात है कि अगर किसी को आइवरमेक्टिन दी जाएगी तो वो क्लिनिकल ट्रायल का अगर हिस्सा है तो दी जाएगी, लेकिन उसके अलावा इसको नहीं लिया जा सकता। क्योंकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के बारे में तो अब कंफर्म है कि किसी को नहीं लेनी है, लेकिन आइवरमेक्टिन के बारे में एक स्टडी आती है वो उसके हक में आती है, दूसरी स्टडी उसके खिलाफ आती है, तो जिसकी वजह से जो आलमी इदारे हैं सेहत के तो उन्होंने ये कहा है कि ना तो हम इसके हक में बयान देते हैं ना इसके खिलाफ बयान देते हैं। तो इसलिए फिलहाल ये फैसला हुआ है कि अगर कोई भी शख्स क्लिनिकल ट्रायल का हिस्सा है तो उसका इदारा उसको शुरू करवा सकता है प्रिवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके अलावा कोई दवाई नहीं है जो आपको प्रिवेंट कर सके, आपको बचा सके। लेकिन एसओपीज के बारे में 100% हम लोगों को कंफर्म है कि अगर आप स्ट्रिक्टली इनको फॉलो करते हैं तो ये इसे हम कहते हैं नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस, तो फिर चांसेस हैं कि आपको प्रिवेंट कर सकते हैं, आप प्रिवेंशन मुमकिन है। वो एसओपीज कौन से हैं आपको पता है, लेकिन मैं दोहरा देता हूं कि कोशिश करें कि हजूम वाली जगह पे मत जाएं। आपका और दूसरे शख्स का फासला कम से कम जो है वो 2 मीटर का हो या 6 फीट का हो।
कोशिश करें कि आप सर्जिकल मास्क पहने, अगर एक पहना हुआ है तो ठीक है, वरना 2 पहनेंगे तो बहुत अच्छा है। N95 की पहली आप तरजीह हो, क्योंकि अब N95 अवेलेबल है, तो N95 मास्क पहने मेरी तरह, क्योंकि मैं हर जगह पे जब भी कहीं जाता हूं तो जब से मुझे कंफर्म हो चुका है कि N95 बहुत बेहतर मास्क है हॉस्पिटल के बाहर भी, तो मेरी कोशिश होती है कि या तो N95 पहनूं, जो कि मैं अक्सर अब वही पहनता हूं, वरना सर्जिकल हैं तो 2 पहन लें। और उसके अलावा अपने हाथों को साबुन और पानी से 15 से 20 सेकंड के लिए या 20 से 40 सेकंड के लिए ज़रूर धोएं, अच्छे तरीके से। या जो सैनिटाइज़र होता है अल्कोहल बेस्ड, जिसमें 70% अल्कोहल है, तो उससे अपने हाथों को अच्छे तरीके से रब करें ताकि वायरस जो है वो डेड हो जाए, उसकी कोटिंग टूट जाए। तो वो ये हैं SOPs, लेकिन दवाई कोई नहीं है, तो प्लीज़ आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि ज़रूर कोई ना कोई सवाल पूछें, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं हर वीडियो के एंड पे 1 या 2 सवालात जो हैं, जो कोविड से मुतल्लिक़ खास तौर पे हैं, तो उनका जवाब दूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।